Hello students, this is your chapter number 4, the Mughal Empire. In the Middle Age, a very powerful empire was that of the Mughals. स्टूडेंट्स मिडल एज में या मेडिवल पीरियड में मुग़ल बहुत ही पावरफुल थे और उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था. From the latter half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century they controlled nearly all of the subcontinent. तो मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग होती है स्टूडेंट्स 16th सेंचुरी से, मीन्स 1501 से लेकर के और 1600 तक का जो पीरियड है ये 100 ईयर्स का, उसको स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे 16th सेंचुरी. जैसे अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है 21st सेंचुरी चल रही है. तो स्टूडेंट्स 16th सेंचुरी में मुगल एम्पायर एक्सपेंडेड होना मीन्स फैलना शुरू हुआ था. यहाँ पे एक वर्ड आया है एक्सपेंडेड. लेटर हाफ कौन सा होता है मीन्स आपके 1550 के बाद का जो टाइम था, उस टाइम में मुगल एम्पायर एक्सपेंड होना स्टार्ट हुआ, मीन्स मुगल एम्पायर फैलना शुरू हुआ. और 16th सेंचुरी के लेटर हाफ में मुगल एम्पायर आगरा और दिल्ली तक फैल गया था. आगरा आप ये उत्तर प्रदेश में है जहाँ पे ताजमहल है, और दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल है. तो दिल्ली और आगरा तक रूल करते थे मुगल 16th सेंचुरी के लेटर हाफ में, और 17th सेंचुरी में उनका कंट्रोल लगभग सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक हो चुका था. कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट क्या होता है स्टूडेंट? सब कॉन्टिनेंट एक कॉन्टिनेंट का पार्ट होता है. जैसे एशिया कॉन्टिनेंट है, तो एशिया कॉन्टिनेंट का एक ऐसा पार्ट है जो कि अपने कल्चर के अकॉर्डिंग या अपनी किसी एक लैंडस्केप के अकॉर्डिंग अलग है पूरे एशिया कॉन्टिनेंट से. तो एशिया कॉन्टिनेंट का एक ऐसा पार्ट जिसको कुछ लैंडफॉर्म्स ने एशिया कॉन्टिनेंट से सेपरेट कर दिया है, तो उसी पार्ट को स्टूडेंट्स हम बोलेंगे सब कॉन्टिनेंट. और मैं अपनी तरफ से भी कई बार इस चीज़ का एक मीनिंग बनाता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट में क्या होता है. जैसे हिमालयन माउंटेन है, तो हिमालयन माउंटेन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, इन सभी कंट्रीज को, म्यांमार भी आ गया इसमें, इन सभी कंट्रीज को हिमालयन माउंटेन और कंट्रीज से अलग करता है, एशिया की और कंट्रीज से. और एक इन सभी कंट्रीज के अंदर एक जैसी लैंग्वेजेस या कल्चरल प्रैक्टिसेस भी हैं. जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इन देशों की एक जैसी कल्चर है, और जो इस एरिया की कल्चर है वो इसको एशिया कॉन्टिनेंट से अलग करती है. तो ये जो सारी कंट्री है, आपने 6th क्लास में भी पढ़ा था, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, ये सभी कंट्रीज स्टूडेंट्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती हैं. तो 17th सेंचुरी में मुगल्स लोगों का कंट्रोल वो पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे हो चुका था. इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, इन सभी कंट्रीज में इंडिया सबसे बड़ा देश है, और ये देश इसी के पार्ट रहे हैं, इसी वजह से इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं. द लेगेसी लेफ्ट बाय देम स्टैंड अनपैरेल्ड. और उन्होंने अब भी है ना आपकी ऐसी लेगेसी, ऐसी विरासत मुगल अपने पीछे छोड़ गए कि आज भी उसका कोई मुकाबला नहीं है. अब यहाँ पे हम बात करते हैं मुगलों की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी, कि मुगलों की उत्पत्ति कहाँ से हुई. हु वर द मुगल्स? मुगल्स कौन थे? द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लाइनेजेस ऑफ रूलर्स. देखिए, रूलर्स के जो दो वंशज हैं या रूलर्स के जो दो लाइनेजेस हैं, उनके डिसेंडेंट्स रहे हैं मुगल्स. दो वंश रहे हैं, टू लाइनेजेस रही हैं राजाओं की, उन वंशों के उनके वंशज हैं मुगल्स. जैसे हम उसमें पढ़ते हैं ना मैथमेटिक्स में, एसेंडेंट, डिसेंडेंट्स, तो
डिसेंडेंट क्या होते हैं, जैसे हमारे जो दादा थे या परदादा थे उनके डिसेंडेंट कौन है, हम हैं। तो मुगलों के पूर्वज कौन थे, मुगल किसके डिसेंडेंट थे, यहाँ पे ये है टॉपिक आपका इसमें। फ्रॉम देयर मदर्स साइड दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज खान द मंगोल रूलर एंड फ्रॉम द फादर साइड दे वर सक्सेसर्स ऑफ तैमूर द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की। तो मुगल्स है ना, मदर की साइड से, मीन्स मुगलों की माता माता थी, जो आपके मुगलों की जो माँ थी वो चंगेज खां की फैमिली से बिलोंग करती थी। और चंगेज खां कौन था, वो मंगोल रूलर था। मंगोल रूलर कौन होते हैं, मंगोल मीन्स अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल हुए हैं दुनिया में, तो उन ग्रुप्स में से है ना एक ग्रुप मंगोल भी था। तो मंगोलों का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही ताकतवर किंग हुआ है, उसका नाम था चंगेज खां। और मंगोल लोग जहां पे रहते थे वहां पे आज एक कंट्री बनी है, उसका नाम है मंगोलिया। आप वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो हमारे ऊपर चाइना आता नॉर्थ में, और चाइना के नॉर्थ में आता है मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल है उलन बटोर। तो मंगोलिया में ही रूल करता था कौन, चंगेज खां। तो मदर की साइड से किसके डिसेंडेंट थे, चंगेज खां के डिसेंडेंट। और चंगेज खां कौन था, आपके मंगोल रूलर। अपने फादर की साइड से, पिता की साइड से वो तैमूर के आपके सक्सेसर थे। सक्सेसर क्या होता, उत्तराधिकारी। जैसे बाप के बाद अगर बेटा राजा बन जाता है ना, तो बाप का उत्तराधिकारी कौन हुआ, बेटा। तो अपने फादर की साइड से वो किसके उत्तराधिकारी थे, तैमूर के। और तैमूर कौन था, तैमूर ईरान, इराक और मॉडर्न डे टर्की, यहाँ का रूलर था। तो ये सभी एशियन कंट्रीज हैं, ईरान, इराक और टर्की। ईरान की कैपिटल तेहरान है, क्योंकि आप वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो हमारे नॉर्थ में आता है पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट में। और पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में, जैसे ये आपके नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो हमारी यहाँ पे आता पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में। तो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में आता ईरान, और ईरान के नीचे आता इराक। वर्ल्ड के मैप में आप देखेंगे ईरान की कैपिटल है तेहरान, इराक की कैपिटल है बगदाद। और टर्की, टर्की भी एक देश है जिसको ओटोमन एम्पायर बोलते थे ओल्ड टाइम में। टर्की को क्या बोलते थे, ओटोमन एम्पायर। एक मुस्लिम एम्पायर था बहुत बड़ा। यूरोप में कई एम्पायर रूल करते थे, जैसे जर्मन एम्पायर, उसके साथ साथ में ये क्या नाम है आपके, हैब्सबर्ग एम्पायर ऑस्ट्रिया हंगरी पे शासन करता था, रशियन एम्पायर। उसके साथ साथ में यूरोप में एक एम्पायर और था, वो था ओटोमन एम्पायर। और जहां पे ओटोमन रूलर्स रूल करते थे जिस जगह पे, वहां पे आज कौन सा देश है, वहां पे है टर्की। और टर्की की कैपिटल क्या है, अंकारा। ध्यान रखेंगे ये। जैसे ही हम यूरोप में एंट्री करते हैं तो यूरोप का प्रवेश द्वार, गेटवे, एंट्रेंस गेट कहा जाता है टर्की को। क्योंकि आप यूरोप में जाएंगे लैंड के रास्ते, जमीन के रास्ते, तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, टर्की में जाना पड़ेगा। तो मुगलों के बारे में आप इतना ही ध्यान रखें कि मुगल दिल्ली और आगरा के आसपास रूल करते थे 16th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी में मुगलों ने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रूल कर लिया था, अपना रूल पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक एक्सपेंड कर लिया था, फैला लिया था। और स्टूडेंट्स, मुगलों की तरफ से एक बात ध्यान रखें कि मुगल अपने मदर की साइड से, मुगलों की माँ किसकी वंशज थी, मुगलों की जो मदर थी वो चंगेज खां की वंशज थी। और चंगेज खां का क्वेश्चन आ जाए कि चंगेज खां कौन था, चंगेज खां एक मंगोल रूलर था। और तैमूर, तैमूर फादर की साइड से जो मुगल थे वो तैमूर के रूलर थे। और तैमूर कहाँ का शासक था, ईरान, इराक और मॉडर्न डे टर्की का। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे नहीं रखे स्टूडेंट्स, मैं वो बता देता हूँ। चंगेज खां की डेथ कब हुई, चंगेज खां की डेथ हुई 1227 में। तैमूर लंग ने दिल्ली पे कब अटैक किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1398 में। इसमें नहीं लिख रखा नोट्स में ये। और दूसरे नंबर पे क्वेश्चन बनता है आपके कि तैमूर की मौत कब हुई। तो तैमूर की मौत होती है स्टूडेंट्स 1404 में। तो जो मैं आपको नोट्स दूंगा वो नोट्स आपके लिखने के अलग हैं,
ये मैंने सिर्फ एक लेसन की समरी बनाई है और इस समरी के बेस पे मैं पढ़ा रहा हूँ। लिखने के लिए मैं आपको दूसरे नोट्स दूंगा। तो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं मुगल मिलिट्री कैंपेन्स। मुगल लोगों ने मिलिट्री कैंपेन्स चलाए। तो देखिए 6 मुगल रूलर्स बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट हुए हैं। एक लास्ट मुगल एम्परर था जो आपके, जिसका नाम था बहादुर शाह जफर सेकंड। वो मुगल एम्परर इतने लास्ट वाले थे जो वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हुए। हम 6 मुगल एम्परर्स या किंग्स की यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि 6 मुगल किंग्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे हैं हिस्ट्री में। और मुगल एम्पायर अपनी पीक पे, या मीन्स मुगल एम्पायर अपनी ताकत, मुगल एम्पायर मीन्स आपकी कब प्रोग्रेस कर रहा था, इन 6 रूलर्स के अंडर में ही मुगल एम्पायर प्रोग्रेस कर रहा था। तो स्टूडेंट्स, मुगल एम्पायर में सबसे पहला नाम आता है बाबर का। बाबर ने हालांकि 4 साल ही रूल किया, सिर्फ 4 इयर्स के लिए, लेकिन बाबर ने मुगल एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था। इसी वजह से बाबर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट मुगल रूलर था। और इसने कई मिलिट्री कैंपेन भी चलाए, मीन्स अपनी मिलिट्री को, अपनी सेना को लेकर के दूसरे एरियाज को कॉन्कर करने के लिए, जीतने के लिए बाबर ने कई जगहों पे कैंपेन चलाए, अभियान चलाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि बाबर मुगल एम्परर कब बना? 1526 में। सेकंड क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि फर्स्ट मुगल एम्परर कौन था? तो वो था बाबर। उसके बाद में इसमें यह बनता है कि बाबर ने मुगल एम्परर बनने से पहले कौन सी बैटल लड़ी थी? तो बाबर ने मुगल एम्परर बनने से पहले बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी, और ये पानीपत की फर्स्ट बैटल थी जो कि 1526 में लड़ी गई थी। देखिए, आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, 3 में दिल्ली सुल्तान्स के बारे में आपने स्टडी किया था। तो दिल्ली में जो एक अलग अलग डायनेस्टीज के जो सुल्तान हुए, उन सभी के कंबाइंड रूल को या राज्य को क्या बोलते हैं? दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। और दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन बनते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग होती है 1206 से, और दिल्ली सल्तनत रहती कब तक है? 1526 तक। तो ध्यान रखेंगे, 1206 से लेकर के 1526 तक दिल्ली सल्तनत रहती है। तो 1206 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तो दिल्ली सल्तनत में कई डायनेस्टीज हुई, मीन्स 1206 से लेकर के और 1526 तक दिल्ली के ऊपर बहुत सी डायनेस्टीज के लोगों ने रूल किया। और उन सभी डायनेस्टीज के कंबाइंड, यदि हम उन सभी डायनेस्टीज को हम कंपाइल कर दें तो है ना, उनसे बन जाती है दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के पहले रूलर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी कौन सी थी आपकी? ऐबक डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी कौन सी? ऐबक डायनेस्टी। ऐबक डायनेस्टी की शुरुआत कब हुई? 1206 में। दिल्ली सल्तनत का पहला रूलर कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि ऐबक डायनेस्टी थी तो उसका रूलर कौन होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी कौन सी? ऐबक डायनेस्टी। ऐबक डायनेस्टी की स्टार्टिंग कब हुई? 1206 में। दिल्ली सल्तनत का पहला रूलर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक पिछली बार आपने पढ़ा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने रूल कब स्टार्ट किया? 1206। कब से कब तक रहा? 1206 से 1210 तक। ओके। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद रूलर बना इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कब तक रूल किया? 1210 से लेकर के 1236 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश उसका दामाद था जो कि रूलर बना दिल्ली का। कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक? 1206 से 1210 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका दामाद बना इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है। और उसके बाद 1236 से लेकर के और 1240 तक कौन बना रूलर दिल्ली सल्तनत का? वो बनी थी रजिया सुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक बना सबसे पहले, नंबर 1 ये है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका दामाद, उसका सन इन लॉ, 1210 से लेकर के 1236 तक।
उसके बाद फिर है ना इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान जो कि 1236 में बनी, और फिर वो कब तक रही रूलर? 1240 तक। ये रूलर क्यों इंपॉर्टेंट है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को स्टार्ट करवाया, और जो इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद, जिसका रूल कब से कब तक रहा? 1210 से लेकर के 1236 तक। इल्तुतमिश ने पूरा करवाया कुतुब मीनार को, दिल्ली में लोकेटेड है। और रजिया सुल्तान क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो पहली महिला रूलर थी इंडिया की, रजिया सुल्तान। इसी वजह से रजिया सुल्तान का जिक्र आता है। हमारे हरियाणा के कैथल में मकबरा है रजिया सुल्तान का, तो इसका ध्यान रखें, हरियाणा जीके में आता है ये। तो स्टूडेंट्स, बाबर के बारे में बात करते हैं। अभी लास्ट पहली डायनेस्टी तो मैंने कर दी, दिल्ली सल्तनत की ऐबक डायनेस्टी। ऐबक डायनेस्टी कब से कब तक रही? ठीक है ना, गुलाम डायनेस्टी भी बोल देते हैं उसको, स्लेव डायनेस्टी कह देते हैं। तो लास्ट डायनेस्टी कौन सी थी? लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था आपके? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी क्यों इंपॉर्टेंट है? कि एक तो लास्ट रूलर था दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी कौन सी? लोधी डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का नाम एक तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। और एक इसने बाबर के साथ में 1526 में बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी, और पानीपत की फर्स्ट बैटल में बाबर इब्राहिम लोधी को हरा देता है, और दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो जाता है, और दिल्ली की गद्दी पे मुगल डायनेस्टी का एक रूलर बाबर बैठ जाता है। तो ये फर्स्ट बैटल, वैसे 3 बैटल हुई हैं पानीपत की। फर्स्ट 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। सेकंड बैटल 1556 में पानीपत की, वो अकबर और हेमू के बीच में होती है। रेवाड़ी का शासक था हेमराज। हुमायूं की मौत हो जाती है 1555 में। तो हुमायूं की मौत के बाद रेवाड़ी का शासक हेमू, जिसको हेमराज कहते हैं, पूरा नाम जिसका हेमराज है, तो वो दिल्ली की गद्दी पे बैठने की सोचता है। हरियाणा जीके में आता है ये डिस्क्रिप्शन, इंडिया जीके में भी आता है, लेकिन हरियाणा जीके में भी इसका बहुत बार जिक्र है। तो वो हेमू दिल्ली की गद्दी पे बैठने की सोचता है, लेकिन अकबर अपने संरक्षक बैरम खां के प्रोटेक्शन में अपनी सेना लेकर चला जाता है, और दिल्ली में मतलब आपके पानीपत में हेमू को हरा देता है। थर्ड बैटल, जो लास्ट बैटल होती है पानीपत की, वो होती है 1761 में। वो उस बैटल किस किस के बीच में हुई थी? वो हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अहमद शाह अब्दाली एक अफगान रूलर थे स्टूडेंट्स, और 1761 में जो लास्ट या थर्ड बैटल हुई पानीपत की, उसके बाद मराठा पावर को बिल्कुल क्रश कर दिया गया, मराठा पावर को कुचल दिया गया। और मराठे महाराष्ट्र में शासन करते थे, मुंबई के आसपास के एरिया में। मराठे दिल्ली पे रूल करना चाहते थे। अगर वो पानीपत की लास्ट बैटल जीत जाते तो दिल्ली पे वो रूल करने में सक्सेसफुल हो जाते, लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की लास्ट बैटल में 1761 में मराठों को हरा दिया, और जो ड्रीम था मराठों का एक दिल्ली पे रूल करने का, उस ड्रीम को आपके खत्म कर दिया। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मुगल डायनेस्टी के बारे में। तो मैंने थोड़ा सा बाहर से भी आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया, बहुत सी बातें हैं चैप्टर में, लेकिन काफी टाइम लग जाएगा, तो हम सिलेबस के ऊपर ही फोकस करते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो बाबर स्टूडेंट्स 1526 में रूलर बना, और उसका रूल 1530 तक रहा। तो देखते हैं बाबर ने मुगल एम्पायर को ऊपर उठाने के लिए क्या क्या किया। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर, तो ध्यान रखें फर्स्ट मुगल एम्परर था, 1526 में आपके वो रूलर बना। तो क्वेश्चन में से आप क्वेश्चन निकालें। सक्सेडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर ओल्ड। देखिए 12 साल की उम्र में रूलर बन गया था बाबर। देखिए फरगना एक जगह थी अफगानिस्तान में, तो बाबर शुरुआत में दिल्ली का रूलर नहीं बना। दिल्ली का और इंडिया का रूलर तो वो 1526 में बना।
उससे पहले वो अपनी कंट्री में रूलर था, और अपनी कंट्री में एक जगह, उसकी कंट्री में एक जगह थी, अब बाबर की कंट्री अफगानिस्तान थी, तो अफगानिस्तान में अफगानिस्तान जो बाबर की कंट्री थी, वहां पे एक जगह थी फरगना। तो फरगना का रूलर बना था बाबर अफगानिस्तान में सबसे पहले 1594 में, जब वो 12 ईयर्स ओल्ड का था, 12 साल का था। 1526 में उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत की फर्स्ट बैटल में डिफीट कर दिया और दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया, मींस अपने कब्जे में ले लिया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बनता है कि पानीपत की, मैं इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से बता चुका हूं, एक बार फिर आपका सिर्फ 20 सेकंड्स में एक्सप्लेन करता हूं। पानीपत की फर्स्ट बैटल 1526 में हुई बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, और इसमें इब्राहिम लोधी हार गया और दिल्ली का रूलर कौन बन गया? बाबर बन गया। उसके बाद एक बैटल बाबर ने लड़ी आपके खानवा की। खानवा ये आपके मेवाड़ का पार्ट था। 1527 में खानवा की बैटल हुई, और खानवा की बैटल में बाबर ने राणा सांगा को, जो कि एक राजपूत रूलर थे, उनको डिफीट कर दिया खानवा की बैटल में। तो ये भी ध्यान रखें। उसके बाद 1528 में बाबर ने राजपूतों को डिफीट कर दिया चंदेरी नाम की जगह पे। लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बैटल आपके आती है सिर्फ ये पानीपत की फर्स्ट बैटल। यदि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वैसे तो सभी आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पे 6 मेन रूलर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और वही सबसे पावरफुल मुगल रूलर्स रहे हैं। और मुगल एम्पायर यदि अपनी बिल्कुल ऊपर चला गया था, पीक पे था, तो वो इन्हीं रूलर्स के अंडर में था। सबसे पहले बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा आपके शाहजहां, शाहजहां का बेटा आपके औरंगजेब। सॉरी, मैं दोबारा से बताता हूं। बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये 6 फेमस मुगल रूलर रहे हैं। वैसे तो मुगल डायनेस्टी 1857 तक रही, और लास्ट मुगल एम्परर आपके थे बहादुर शाह जफर सेकंड। लेकिन यदि मैं लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर की बात करूं, उसके बाद कोई पावरफुल नहीं हुआ, और उसके बाद मुगल डायनेस्टी का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, मींस पतन होना शुरू हो गया। तो वो सबसे पावरफुल मुगल एम्परर था स्टूडेंट्स औरंगजेब। औरंगजेब का रूल रहा है 1658 से 1707 तक। प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी याद हो जाएंगी, इनका रूल भी याद हो जाएगा। तो एक कहावत होती है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो इसको थोड़ा चेंज करें, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो परफेक्ट प्रैक्टिस करें आप किसी भी चीज की। तो स्टूडेंट्स, तो बाबर का पता लग गया आपको। बाबर के बाद में बाबर का बेटा हुमायूं दिल्ली का रूलर बना 1530 से लेकर के 40 तक, और 1555 से लेकर के 1556 तक। तो ये ऐसा क्यों है कि यहाँ पे हुमायूं का रूल है जो आपके, वो 2 जगह दिखा रखा है? क्योंकि 1530 से लेकर के 1540 तक कंटिन्यूअस लगातार रूल किया हुमायूं ने। लेकिन 1540 के अंदर शेर शाह सूरी, ये भी अफगानिस्तान का शासक था, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी ने दिल्ली पे अटैक कर दिया, और हुमायूं शेर शाह सूरी के अटैक को नहीं झेल पाया, और दिल्ली की गद्दी पे किसका रूल आ गया? शेर शाह सूरी का। तो 1530 से लेकर के 1540 तक मुगल रूलर और अकबर, बाबर के बेटे हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी पे रूल किया। लेकिन 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को ओवरथ्रो कर दिया, उसकी गद्दी से हटा दिया, और हुमायूं ईरान भाग गया। 15 साल तक ये एग्जाइल में रहा, बाहर रहा, एस्केप हो गया, ये भाग गया। और 15 साल तक ये ईरान के जिन रूलर्स के पास में रहा, उन रूलर्स का नाम था सफाविद रूलर्स। तो ये आपकी क्लास में है, लेकिन उसमें नहीं दे रखा, ये हायर क्लासेज के क्वेश्चन है ये, लेकिन मैं बता देता हूं आपको। तो ईरान के सफाविद रूलर्स के पास भाग गया,
1555 में दोबारा से हुमायूं फिर आ गया दिल्ली में और दोबारा से फिर दिल्ली का रूलर बन गया, लेकिन हुमायूं की फिर है ना आपके मौत हो गई एक्सीडेंट में। तो इसका ध्यान रखेंगे। शेर खान या शेर शाह सूरी ने हुमायूं को चौसा की बैटल में 1539 में डिफीट किया। कन्नौज उत्तर प्रदेश का बहुत ही अच्छा ये फर्टाइल एरिया और हिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा नाम आता है। हजारों सालों की हिस्ट्री है इसकी, हिस्टोरिकल सिटी है कन्नौज। तो कन्नौज की बैटल में भी हुमायूं को हराया शेर शाह सूरी ने, अफगान रूलर ने। हुमायूं भाग गया ईरान। कब से कब तक? 1540 से 1555 तक, 15 ईयर्स, 15 ईयर्स तक। ये 15 ईयर हो गए ना 40 से और आपके 1555, तो 15 ईयर्स तक हुमायूं कहां पे रहा? हुमायूं रहा ईरान में। और फिर दोबारा से कब आया? 1555 में। लेकिन अगले ही साल उसकी मौत हो गई। उसके बाद हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर रूल करता है दिल्ली पे। अकबर वाज 13 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही बिकेम द एम्परर। अकबर सिर्फ 13 साल का था बच्चों जब वो एम्परर बना, जब वो रूलर बना। तो अकबर के बारे में मैंने आपको बताया था। यहां पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपकी बुक में नहीं दे रखा, यहां पे पानीपत की सेकंड बैटल का जिक्र आना जरूरी है। आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं। 1556 में पानीपत की सेकंड बैटल होती है। किसके बीच में? अकबर के बीच में और रेवाड़ी के शासक हेमराज के बीच में। और हेमराज को हेमू भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही 1556 में हुमायूं की मौत होती है, अकबर के फादर हुमायूं की, यहाँ पे डायनेस्टी चल रही है। यहाँ पे देखिए, बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का बेटा अकबर, फिर अकबर के बाद आएंगे जहांगीर और जहांगीर के बेटे शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल बनाया था और दिल्ली में रेड फोर्ट बनाया था। और उसके बाद में आएंगे औरंगजेब, जो कि सबसे लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर थे। पावरफुल की बात की मैंने, यहाँ पे लास्ट की बात नहीं की। ये ना सोचें कि औरंगजेब के बाद कोई रूलर ही नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स, अकबर और हेमू के बीच में 1556 में बैटल ऑफ पानीपत हुई, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। रेवाड़ी जो कि आपके हरियाणा में है, उसके शासक हेमराज और हेमू कहते थे जिसको। तो 1556 में जो बैटल हुई उसमें अकबर जीत गया। अकबर का एक प्रोटेक्टर था, उसको संरक्षण देने वाला, उसको सुरक्षा देने वाला एक आदमी था। उस आदमी का नाम था बैरम खां। वो इसमें नहीं दे रखा, मैं आपको बता देता हूं। बैरम खां के आपके संरक्षण में अकबर प्रोटेक्शन में हेमू से लड़ा, रेवाड़ी के शासक हेमराज से, और उसने हेमू को डिफीट कर दिया। और अकबर ने फिर जब रूलर बना वो 1556 में, काफी लंबे टाइम तक रूल किया, लगभग 49 ईयर्स उसने रूल किया अकबर ने। आगे देखते हैं अकबर ने और कौन कौन से कैंपेन चलाए और किन किन किंग्स को उसने डिफीट किया। अकबर ने चित्तौड़गढ़ जो कि राजस्थान के अंदर है, तो अकबर ने चित्तौड़ को, और रणथंबोर भी राजस्थान के अंदर है, तो चित्तौड़ को 1568 में कैप्चर कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। और रणथंबोर को उसने 1569 में कैप्चर कर लिया। 1556 से लेकर के 70 तक अकबर ने देखी, अकबर आपके एक इंडिपेंडेंट रीजेंट बन गया था आपके बैरम खां का। अकबर बिकेम द इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजेंट बैरम खां, मीन्स आपके अपने बैरम, जो अकबर का एक संरक्षक था ना, उसको सुरक्षा प्रदान करता था, उससे आजाद हो गया था अकबर। पहले तो वो सारी बातें बैरम खां की ही मानता था, जो बैरम खां बोलता था, क्योंकि बैरम खां उसका रीजेंट था, और वो उसको संरक्षण देता था, सुरक्षा देता था, और वो अपनी बातें भी मनवाता था अकबर से। लेकिन अकबर उससे आजाद हो गया कि अब मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं अपनी आइडियोलॉजी का, अपने विचारों का मैं इस्तेमाल करूंगा। तो अकबर ने गुजरात, बिहार, बंगाल, कश्मीर, बेरार खानदेश, ये बेरार, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, यहाँ पे 5 चीजें आती हैं, आगे आएंगे आपके, ये लास्ट चैप्टर्स आएंगे जो उनमें बेरार, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, ये डेक्कन की 5 बहुत बड़ी रियासतें थी। मीन्स जिस किसी बड़े एरिया में कोई किंग रूल करता था तो उसको क्या बोला जाता था? रियासत बोला जाता था, प्रिंसली स्टेट्स भी कह देते थे उसको। तो अकबर ने, है ना, देखिए बहुत जगह कैंपेन चलाए और बहुत जगहों पे रूल भी किया।
तो 1585 से 1605 तक अकबर ने गुजरात में, बिहार में, बंगाल और कश्मीर में कैंपेन चलाए। इसके बाद बिरार खानदेश में भी उसने कैंपेन चलाए। He also captured Kabul after the death of his half brother मिर्जा हाकिम। तो अपने हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम से भी उसने काबुल को कैप्चर कर लिया, क्योंकि वो उसका उसी की फैमिली में से था। अकबर का ब्रदर था वो मिर्जा हाकिम, हाफ ब्रदर, और अकबर ने उससे काबुल को भी कैप्चर कर लिया। काबुल ये अफगानिस्तान की कैपिटल है आज, और उसको कैप्चर कब किया अकबर ने? ये किया अपने, मतलब आपके मिर्जा हाकिम अपने ब्रदर से। किससे कैप्चर किया ये ध्यान रखें बस। तो स्टूडेंट सभी हम करते हैं जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर अकबर के बेटे थे और उनका रूल 1605 से 1627 तक रहा है। जहांगीर ने अकबर की मौत के बाद मिलिट्री कैंपेन को कंटिन्यू रखा। मींस जो मिलिट्री कैंपेन्स अकबर ने स्टार्ट किए थे उन मिलिट्री कैंपेन को, सैनिक अभियानों को जहांगीर ने भी रखा। द सिसोदिया रूलर्स ऑफ मेवाड़ एक्सेप्टेड मुगल सर्विस। देखिए जहांगीर के अंडर में मेवाड़, जो कि राजस्थान का पार्ट है, मेवाड़ के सिसोदिया रूलर्स ने मुगल सर्विस को, मुगलों की सेवा को एक्सेप्ट कर लिया। मीन्स मुगलों के अंडर में वो काम करने लग गए। लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख, अहोम्स एंड अहमदनगर फॉलोड। देखिए जो जहांगीर ने कैंपेन चलाए सिखों के अगेंस्ट या अहोम्स ये असम में रूल करते हैं, ध्यान रखेंगे, इसके लास्ट में आएगा अहोम्स किंगडम के बारे में। तो अहमदनगर ये महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है आज। तो जहांगीर ने सिखों के खिलाफ अहोम्स और अहमदनगर के रूलर्स के अगेंस्ट में जो कैंपेन्स चलाए, वो कैंपेन्स उसके इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। प्रिंस खुर्रम, द फ्यूचर एम्परर, जहांगीर का नाम क्या था? शहजादा सलीम, और जहांगीर के बेटे का नाम था प्रिंस खुर्रम, और प्रिंस खुर्रम बाद में क्या बना? शाहजहां। तो शाहजहां ने जहांगीर के अगेंस्ट क्या कर दिया था? विरोध कर दिया था लास्ट में। द एफर्ट ऑफ नूरजहां, जहांगीर्स वाइफ, टू मार्जिनलाइज हिम वर अनसक्सेसफुल। देखिए जहांगीर की वाइफ थी नूरजहां, तो नूरजहां ने अपने बेटे शाहजहां को मार्जिनलाइज करने का कोशिश किया, मार्जिनलाइज करने की कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। उसने वो अपने पति की हेल्प करना चाहती थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई, और अंत में जहांगीर की जगह शाहजहां जो उसका बेटा था वो रूलर बन गया। द एफर्ट्स ऑफ नूर जहां, जहांगीर्स वाइफ, ये तो हमारा हो चुका है। द मदर ऑफ जहांगीर वाज ए कछावा प्रिंसेस, मीन्स कोई कछवा डायनेस्टी रही है, तो उस कछवा डायनेस्टी की राजकुमारी रही है जहांगीर की मदर। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा आता है, शी वाज द डॉटर ऑफ द राजपूत ऑफ अम्बेर, मॉडर्न डे जयपुर। तो जहांगीर की माँ भी राजपूत थी, राजपूत आपके एक लड़की थी वो, राजपूत प्रिंसेस, राजपूत राजकुमारी। और जहांगीर की जो माँ थी वो बिलोंग करती थी जयपुर, जिसको पहले क्या कहा जाता था आपके अम्बेर से बिलोंग करती थी वो। जहांगीर के बाद में रूलर बनता है मुगल रूलर, वो बनता शाहजहां। शाहजहां 1626 में रूलर बनता जहांगीर के बाद, और 1658 तक उसका रूल रहता है। मुगल कैंपेन्स कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहां। देखिए डेक्कन प्लेटू पता कहाँ पे आता है? जहाँ पे महाराष्ट्र कर्नाटका का रीजन आता है ना, ये सारा डेक्कन प्लेटू आता है। हालांकि मुगल लोग इस एरिया को जीतने में कामयाब नहीं हुए, ये साउथ इंडिया में ही आ जाता है, लेकिन हर मुगल रूलर ने साउथ इंडिया में अपने कैंपेन चलाए और डेक्कन प्लेटू को जीतने का हर मुगल रूलर ने प्रयास किया, इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। द अफगान नोबल खान जहां लोधी रिबेल्ड एंड वाज डिफीटेड। शाहजहां के रूल के दौरान, शाहजहां के शासनकाल के दौरान एक अफगान नोबल था आपके। नोबल कौन होता? जो बड़ा ऊंचे कुल का आदमी होता ना, उसको बोलते हैं नोबल। थोड़ा अमीर और आपके पावरफुल आदमी उसको बोलेंगे नोबल।
तो एक अफगान नोबल था जिसका नाम आपके खान जहां लोधी था। उस अफगान नोबल ने विरोध किया शाहजहां के अगेंस्ट में और शाहजहां ने उसको डिफीट कर दिया। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर एंड द बुंदेल्स वर डिफीटेड एंड ओरछा वाज कैप्चर्ड। तो शाहजहां ने अहमदनगर में भी अपने कैंपेन लॉन्च किए, मीन्स अपने सैनिक अभियान चलाए, अहमदनगर को जीतने का प्रयास किया, बुंदेलों को डिफीट किया, ये बुंदेल्स कम्युनिटी थी, और ओरछा को भी कैप्चर कर लिया, ओरछा नाम की जगह को भी शाहजहां ने कैप्चर कर लिया। 1632 में अहमदनगर वाज फाइनली अनेक्स्ड, और अहमदनगर को अनेक्स करने में, हड़पने में कामयाब हुआ शाहजहां 1632 में। और द बीजापुर फोर्सेस बैक्ड बिफोर पीस, और बीजापुर था जो आपके अहमदनगर के पास ही बीजापुर पड़ता था। मैंने बताया था कि ये 5 रियासतें थी डेक्कन की, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, खानदेश और बेरार। तो अहमदनगर को तो 1632 में डिफीट कर दिया शाहजहां ने, और बीजापुर की जो फोर्सेस थी, बीजापुर के जो रूलर थे, वो भी आपके शांति की भीख मांगने लगे, बेग्ड फॉर पीस, किससे? शाहजहां से। 1657 और 1658 में देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंगस्ट 4 सन्स ऑफ शाहजहां, in which his third son Aurangzeb emerged victorious and his brothers including Dara Shikoh were killed. 1670 1657 और 1658 में सक्सेशन को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर के शाहजहां के 4 बेटों में लड़ाई हो जाती है। शाहजहां के 4 बेटों में, मीन्स आपके शाहजहां की गद्दी को हड़पने के लिए या उस पर राज करने के लिए आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, उनमें झगड़ा हो जाता है। और इन विच हिज थर्ड सन औरंगजेब अमर्ज विक्टोरियस, और 4 बेटों की लड़ाई में उसका तीसरा बेटा औरंगजेब विक्टोरियस, विजेता साबित होता है, और उसके भाई दारा शिकोह भी। और वो अपने भाइयों को मार देता है, और दारा शिकोह को भी वो मार देता है, अपने भाई दारा शिकोह उसका औरंगजेब का भाई था ये। शाहजहां वाज इम्प्रिजन, और अपने पिताजी को भी जेल में डाल देता शाहजहां को औरंगजेब, आगरा की जेल में। तो ये देखिए उत्तराधिकार के लिए क्या हुआ मुगल एम्पायर में औरंगजेब के टाइम में। द मदर ऑफ शाहजहां वाज ए राठौड़ प्रिंसेस, ध्यान रखेंगे राठौड़ भी राजपूत हैं, तो राठौड़ राजकुमारी थी शाहजहां की माँ। शी वाज द डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के राजपूत रूलर की बेटी थी वो। मेवाड़ जोधपुर को बोलते हैं, और मारवाड़ किसको बोलेंगे हम? जयपुर को। अभी हम लास्ट मुगल एम्परर जो कि सबसे ताकतवर था औरंगजेब, उसके बारे में स्टडी करेंगे। इन द नॉर्थ ईस्ट द अहोम्स वर डिफीटेड इन 1663, स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स किंग्स को 1663 में डिफीट कर दिया औरंगजेब ने, लेकिन अहोम्स राजाओं ने दोबारा से फिर रिबेलियन, विद्रोह कर दिया औरंगजेब के खिलाफ 1680 में। द राठौड़ राजपूत ऑफ, मुगलों के खिलाफ है ना, जो राठौड़ राजपूत थे, राजपूतों में एक कम्युनिटी होती है राठौड़, तो उन्होंने भी है ना मारवाड़ के जो राजपूत राठौड़ थे उन्होंने विरोध कर दिया औरंगजेब के अगेंस्ट में। कैंपेन्स अगेंस्ट द मराठा चिफ्टेन्स शिवाजी वर इनिशियली सक्सेसफुल। देखिए मराठा चीफ था एक, मराठाओं का मुखिया था एक, और महाराष्ट्र में जो मराठा लैंड है वहाँ पे बहुत ही बड़ा हीरो है शिवाजी। तो शिवाजी ने भी मुगलों के अगेंस्ट में कैंपेन चलाए, और शिवाजी उसमें काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा। बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी, लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी की इंसल्ट कर दी, और शिवाजी आगरा से भाग गया, और शिवाजी ने अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग, एक स्वतंत्र किंग, फ्री किंग डिक्लेयर कर दिया। एंड रिज्यूम द कैंपेन अगेंस्ट मुगल्स, और मुगलों के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन चला दी शिवाजी ने। प्रिंस अकबर रिबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब, देखिए ये अकबर रूलर नहीं है, एक दूसरा अकबर और रहा, ये अकबर सेकंड है। तो प्रिंस अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ आपके विरोध किया, और उसने मराठों की सपोर्ट ली। ये वो अकबर नहीं है, कोई दूसरा अकबर है ये, उसने चलाया, और ये इसने मराठों की सपोर्ट ली, और दिल्ली डेक्कन की जो सल्तनत थी, डेक्कन के अंदर जो रूल करते थे ना
जो 5 रियासतें थी डेक्कन की, मैंने आपको बताया जो रूलर्स रूल करते थे, उनकी भी सपोर्ट ली। ही फाइनली फ्लेड टू सफाविद ईरान, लेकिन जो प्रिंस अकबर था, राजकुमार अकबर, वो औरंगजेब के खिलाफ सक्सेस नहीं हुआ और औरंगजेब ने उसको हरा दिया और वो ईरान भाग गया। औरंगजेब अनेक्स्ड बीजापुर इन 1685, और औरंगजेब ने बीजापुर पे कब कब्जा कर लिया? 1685 में, और गोलकुंडा पे 1687 में। ये डेक्कन की रियासतें थी, मीन्स आपके डेक्कन के ये राज्य थे, वहाँ पे कौन से? बीजापुर और गोलकुंडा, यहाँ पे रूल किया औरंगजेब ने। अनेक्स किया मतलब हड़प लिया, अपने कब्जे में ले लिया। औरंगजेब ऑल्सो हैड टू फेस द रिबेलियन इन नॉर्थ इंडिया ऑफ सिक्स जाट्स एंड सतनामीज एंड इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ होम्स डेक्कन ऑफ मराठा। औरंगजेब के खिलाफ बहुत से रिबेलियन हुए, मीन्स बहुत से रूलर्स ने औरंगजेब के अगेंस्ट में विरोध किया। जैसे नॉर्थ इंडिया में सिखों ने, जाटों ने और सनातमीज ने विरोध किया। नॉर्थ ईस्ट है, जो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है ना, मेघालय, मणिपुर, यहाँ पे अहोम्स किंग्स ने औरंगजेब के अगेंस्ट में विरोध किया, रिबेलियन किया। और डेक्कन के अंदर, डेक्कन प्लेटू, खासकर महाराष्ट्र का बहुत बड़ा एरिया आता है डेक्कन प्लेटू में, तो डेक्कन प्लेटू में मराठों ने किया। हिज डेथ वाज फॉलोड बाय ए सक्सेसफुल कॉन्फ्लिक्ट अमंगस्ट हिज सन। देखिए, जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई तो औरंगजेब के बेटों में औरंगजेब के राज्य पे रूल करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मीन्स झगड़ा हो गया, तो उत्तराधिकार के लिए युद्ध चलने लग गए वहां पे। मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, तो मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन के बारे में पढ़ते हैं कि मुगल लोग थे जो, वो अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए किसी भी प्रिंस को कौन सी ट्रेडिशन यूज करते थे? द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ द प्रीमोजेनिचर। प्रीमोजेनिचर क्या होता है? प्रीमोजेनिचर होता है जहां पे सबसे बड़े बेटे को फादर के स्टेट, फादर की जमीन जायदाद का, फादर के किंगडम का सबसे बड़े बेटे को अधिकारी बना दिया जाए। तो प्रीमोजेनिचर क्या होता है? ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सबसे बड़े बेटे को किंगडम का रूल बनाया, मतलब आपके किंगडम में राजा बनाया जाता है। प्रीमोजेनिचर, ध्यान रखेंगे इसको। दे फॉलोड द कस्टम्स ऑफ कॉपर सेनेरी, कॉपर सेनेरी कस्टम को फॉलो करते थे मुगल। इसमें क्या था? सभी सन के अंदर इनहेरिटेंस का डिवीजन बराबर होता था, मीन्स जो उत्तराधिकार होता था ना आपके, या कोई भी चीज, मान लीजिए आपके राज्य में जब बंटवारा होता था किसी चीज का, या राज्य का बंटवारा होता था, तो सभी बेटों को बराबर दिया जाता था। ये नहीं था कि बड़े बेटे को ही रूलर बना दिया जाए, ऐसा नहीं होता था मुगलों में। सभी बेटों में बराबर की संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाता था, बराबर संपत्ति का। मुगल रिलेशन विद अदर, मुगलों के दूसरे स्टेट्स के साथ में क्या रिलेशन थे? मुगल रूलर्स कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। जिन रूलर्स ने, जिन राजाओं ने मुगलों की अथॉरिटी को, मीन्स उनकी ताकत को या उनकी पावर को एक्सेप्ट करने से, स्वीकार करने से मना कर दिया, तो मुगलों ने उनके खिलाफ कॉन्स्टेंटली, लगातार कैंपेन चलाए उनको हराने के लिए। बट एज द मुगल्स बिकेम पावरफुल, मैनी अदर रूलर्स ज्वाइंड देम वॉलेंटरली। वॉलेंटरली होता है समय की इच्छा से, लेकिन जब मुगल लोग बहुत ही पावरफुल हो गए तो अनेक किंग उनसे डर गए और वॉलेंटरली वो अपने आप ही मुगल साम्राज्य को ज्वाइन करने लग गए। राजपूत आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, राजपूत इस चीज के बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे। अनेक मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज, और अनेक राजपूतों ने अपनी बेटियों की शादी मुगल फैमिलीज में कर दी, मुगल राजाओं के साथ में कर दी। द सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम, और मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत थे उन्होंने मुगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से, मीन्स मुगलों की पावर को स्वीकार करने से काफी लंबे टाइम तक मना किया। मनसबदार्स एंड जागीरदार्स, देखते हैं मनसबदार कौन थे। एज द एम्पायर एक्सपेंडेड टू डिफरेंट रीजन्स, जैसे ही आपके अलग अलग रीजन्स में एम्पायर फैला, मुगल एम्पायर फैला, तो मुगल लोगों ने स्टार्ट रिक्रूटिंग
डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल सच एज ईरानियन, इंडियन, मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत एटसेट्रा। तो जैसे ही मुगल एम्पायर अलग अलग एरियाज में फैला तो मुगल लोगों ने अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल को अपने एम्पायर में रिक्रूट करना, भर्ती करना शुरू कर दिया। रिक्रूट का मतलब होता है भर्ती करना, मतलब अलग अलग लोगों को भर्ती कर दिया अपने एम्पायर चलाने के लिए। और उन लोगों में ईरानियन, इंडियन, मुस्लिम, अफगान और राजपूत से। दोज हु ज्वाइंड मुगल सर्विस वर एनरोल्ड एज मनसबदार। देखिए, जो लोग मुगल सर्विस, मुगल लोगों की सेवाओं को ज्वाइन करते थे या मुगल लोगों के अंडर में काम करते थे, उन लोगों को मनसबदार कहा गया। द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति को, इंडिविजुअल को मनसबदार कहा जाता है। हु होल्ड से मनसब, जो कि आपके किसी मनसब का मालिक होता है या जिसके पास में कोई जागीर होती है। मीनिंग ए पोजीशन और ए रैंक, मीन्स किसी आदमी के पास में कोई पद होता है, पोस्ट होती है या रैंक होता है, और जो किसी मनसब का मालिक होता है, एक एरिया का मालिक होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मनसबदार। इट वॉज ए ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स। तो ये एक ग्रेडिंग सिस्टम था, जो मनसबदार सिस्टम था, ये ग्रेडिंग सिस्टम था। मीन्स आपके आदमी को ग्रेड दी जाती थी बाय द मुगल्स। इसमें रैंक दिया जाता था आदमी को, मनसबदार को सैलरी दी जाती थी, और मिलिट्री का आपके उसको एक मिलिट्री की जिम्मेवारी भी उसको दी जाती थी। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय ए न्यूमेरिकल वैल्यू नोन एज जात। देखिए, किसी भी मनसबदार को जब कोई रैंक या पद दिया जाता था, भाई इसका छोटा रैंक है, इसका बड़ा रैंक है, या उसको कोई सैलरी दी जाती थी, तो है ना, वो उसका रैंक और सैलरी डिटरमाइन होता था न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू। और उस न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोला जाता था? जात बोला जाता था। देखिए, जात क्या होता है? मीन्स जिस आदमी के पास जितनी ज्यादा जात होती थी ना, उसकी उतनी ही ज्यादा सैलरी और उतना ही बड़ा उसका रैंक। द हायर द जात, जिसके पास जितनी ज्यादा जात होती थी, द मोर द प्रेस्टिजियस, वो उतना ही प्रतिष्ठित होता था, उतना ही सम्मानित होता था। वाज द नोबल्स पोजीशन, मीन्स उस नोबल की या उस कुलीन या अमीर आदमी की पोजीशन उतनी ही हाई होती थी राजा के कोर्ट में, और उसकी सैलरी भी उतनी ही ज्यादा होती थी। मीन्स जिसके पास में जितनी ज्यादा जात होती थी, मान लीजिए जिसके पास में जितनी ज्यादा जागीर हो, जमीन के टुकड़े ज्यादा हों, तो उस आदमी का उतना ही सम्मान राजा के कोर्ट में और उसकी उतनी ही ज्यादा सैलरी होती थी।